स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। अब जरा खबर करते हैं उत्तर प्रदेश की, आपसे बात करते हैं। 10 मई को, आज हो गई सर 17, 10 मई को यूपी सरकार में, योगी सरकार में 6 नए मंत्री बनाए गए थे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ था, लेकिन शपथ का 1 हफ्ता बीत गया, आज 17 तारीख हो गई है, नए मंत्रियों को विभाग नहीं मिले। मंत्रालय के बंटवारा अब तक जो है फाइनल नहीं हो पा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भाई प्रॉब्लम कहां है, क्या पेच फंस गया है? यूपी में नए मंत्रियों को विभाग क्यों नहीं दिए जा रहे? आमतौर पर विभाग जो है, जब मंत्रिमंडल होता है, मैं तो केंद्र की बात करता हूं, दोपहर में मंत्रिमंडल विस्तार होता है और शाम को विभाग आ जाते हैं, रात तक आ जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं। यहां 1 हफ्ता बीत गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 8 नेताओं को जगह दी गई थी, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, 4 नए राज्य मंत्री हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी ये इंतजार ही कर रहे हैं कि हमको डिपार्टमेंट दो तो हम कुछ काम करें। मंत्रियों के विभाग को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। अखिलेश यादव क्यों चूकेंगे ऐसा मौका? उन्होंने तंज किया और पूछा कि क्या यूपी में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी, मतलब दिल्ली से आएगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असल वजह यह है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मोटा मतलब बात वो कह रहे हैं कि मलाईदार मंत्रालय जो है, जिसको मलाईदार कहते हैं, मतलब बजट वाले, इसमें पब्लिक टेंडरिंग बहुत होती है, ऐसे काम, उन विभागों की लड़ाई है। और वो कुछ बड़े नेता डिमांड भी कर रहे हैं, और अभी प्रॉब्लम ये भी है कि ये लखनऊ तय करेगा कि दिल्ली तय करेगा। लेकिन जो भी हो, ये चर्चा का विषय तो बन गया कि आप 1 हफ्ते बाद भी विभाग नहीं बांट पा रहे हो। अभी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। इस बीच में योगी जी का दिल्ली का दौरा जोड़ के देखा जा रहा है, जिसमें वो पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह जी से मुलाकात की है। एक और मुलाकात हुई थी उनके, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आकर जो है वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से आकर के मिले। वो भी बड़ी नवीनतम चीज थी। भाई हमने कभी नहीं देखा कि कोई ब्यूरोक्रेट आकर के एक पार्टी के अध्यक्ष को मुलाकात कर रहा है। मतलब जो भी हो, लेकिन ये सब अब चर्चा का विषय पर जो है वो बन गया। त्रिपाठी जी क्या बात है? देखिए, बड़ा साफ सा है, मंत्रिमंडल विस्तार जिस तरह से हुआ है वो पूरी तरह प्रतीकात्मक है। लेकिन जो मंत्री का पद देना है वो प्रतीकात्मक तौर पर भी देने की स्थिति में योगी जी नहीं हो पा रहे हैं। ये सीधे सीधे, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये साफ साफ पार्टी के भीतर का संघर्ष दिखा रहा है। वरना इसमें कौन सी मुश्किल थी? सारे लोग जो हैं उन सबको पता है कि आप अभी कर रहे हो, मई महीना हो गया, मार्च में नई सरकार आनी है, दिसंबर तक का कुल मामला है। उसके बावजूद मंत्री पद नहीं बांटे जा पा रहे। दरअसल इसमें मंत्री पद बांटने से जो है एक संदेश का भी है कि क्या योगी जी पूरी तरह से पावरफुल हैं या फिर दिल्ली जो कहेगा उसको भी सुनेंगे। अब दुर्भाग्य यह है कि जो सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, अभी मैसेजिंग ऐसी जा रही है कि दिल्ली कुछ और चाहता है, योगी जी कुछ और चाहते हैं। ये पार्टी के लिए जो चुनाव में जा रही हो सत्ताधारी पार्टी, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं। भाई आपने जब मंत्री, मेरा कहना है कि जब मंत्री बना लिया तो हाथी निकल लिया पूंछ की बात है ना। नाम डिसाइड करना, उसके सारे समीकरण देखना, जब आपने वो बड़ा काम कर लिया तो अब विभाग में अटक गए जा करके। देखिए, सच बात तो यह है कि इसके पहले भी जब मंत्रिमंडल बना था, तो अब मतलब थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं तो और समझ में आएगा, अच्छे से याद में आएगा। AK शर्मा एक समय में आए थे तो लग रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या हो जाएंगे। अंत में क्या हुआ? तो श्रीकांत शर्मा की जगह हटाकर AK शर्मा दोनों दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य, उनका PWD हटाकर उनको ग्रामीण और क्या दे दिया। PWD कब लिया गया था उनसे? दूसरी इस सरकार में। तो चूंकि वो चुनाव हारे थे तो योगी जी के पास भी अवसर था और उस वक्त उनका मनोबल बहुत डाउन था। और अभी तो कुछ ऐसे लगता है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। मतलब बड़ा विचित्र सा लगता है। वो थोड़ा उस तरह की हताशा, निराशा उनके चेहरे पर भी दिखती है कि शायद वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी कुछ चलती ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं चलती है। अब इन संदेशों के बीच में ये सब हुआ है। अब क्या मंत्री खुद चाहते हैं कि केशव जी जाते जाते PWD मिल जाए, दूसरे लोगों को मंत्रिमंडल जाएगा, तो क्या योगी जी की ताकत? ये मतलब नए मंत्रियों से ज्यादा पुराने मंत्रियों की लड़ाई बन गई क्या? दोनों है, नए के भी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली बनाम लखनऊ की ज्यादा लड़ाई है। देखिए, PWD को लेकर चल रहा था, योगी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को नहीं देना है, तो कांग्रेस से आए हुए जितिन प्रसाद को PWD मंत्री बना दिया गया था। जब 2024 में जितिन प्रसाद दिल्ली आ गए तो योगी आदित्यनाथ ने PWD अपने पास रखा हुआ जितिन प्रसाद को देने के बाद अभी तक किसी को नहीं दिया। और केशव प्रसाद ये चाह रहे हैं कि उनको वापिस मिल जाए। मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का अगर आपको था तो पहले आप तय करते किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, इसकी सहमति बना लेते, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते, शाम को विभाग दे देते। इसका मतलब है कि आपने मंत्री बनवा दिए, लेकिन विभाग कौन से देगा इस पर आपने चर्चा नहीं की थी। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा है, क्या AK शर्मा से ऊर्जा मंत्रालय वापस लिया जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि योगी चाहते हैं कि AK शर्मा से ऊर्जा मंत्रालय लेकर किसी और को दिया जाए।
केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि भाई उनका सम्मान बना रहे, उन्हें पीडब्ल्यूडी दे दिया मतलब जाए। अब जब विभाग बंटने ही है तो फिर पूरे नए सिरे से पूरे नए सिरे से बदले जाए। नहीं, वैसे ये मुख्यमंत्री का पूर्ण रूप से Anyway, सर, चले विशेषाधिकार होता है। सर आगे बढ़ जाए इस तो पर। ये अगली योगी बहुत सारी आदित्यनाथ खबरें, को बहुत तय सारी करना खबरें, बहुत सारी नहीं, खबरें, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है। वो क्या बिहार में विशेषाधिकार के अंदर हुआ, कहीं अन्य जगह अब वो विशेषाधिकार बात सेटल्ड है सर, वो बात सेटल्ड है। अब इसमें सबसे बड़ी बात नहीं, मुझे है, लगता है उत्तर प्रदेश थोड़ा अलग है सर। सबसे बड़ी बात है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दिल्ली वाले जो कुछ नहीं करेंगे। नहीं 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 उनका एक से तो है ना, निश्चित रूप से। जब हर राज्य में है तो यूपी में नहीं होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। यूपी में मुख्यमंत्री जी का भी से है। नहीं नहीं ये नहीं, कह रहे हैं ये देखिए मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पेटेंट विजय त्रिवेदी जी, विजय जी तो ट्रेडमार्क विजय त्रिवेदी। विजय जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विजय चलिए सर, आगे बढ़ विजय जाएं। जी दांतों के डॉक्टर हैं, जिसका ठीक भी है दांत सर। टूटे कार्यक्रम कोई में फर्क नहीं व्यक्त की पड़ता गई है। राय प्रतिभागियों की अपनी निजी विचार हैं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अगली खबर में बढ़ते हैं। बंगाल में चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी के कुछ और फैसले मैं आपको बताता हूं। ममता की फाइल कैसे पलट रहे हैं, मतलब ममता सरकार में लिए गए फैसलों की फाइल कैसे पलट रहे हैं, और ममता जी जो है अपनी पार्टी को एकजुट करने में अब कैसे लगी हुई हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपने घर पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की, और इस दौरान ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि जिसको टीएमसी छोड़कर जाना है वो चला जाए, मैं अपनी पार्टी एक बार फिर खड़ी करूंगी, और अगर जरूरी हुआ तो मैं अपने पार्टी के दफ्तरों की दीवारों का पेंट भी खुद करूंगी, मतलब कुची लेके भी पेंट मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं पार्टी को टूटने नहीं दूंगी, मेरी पार्टी बनी रहेगी, और आपको जाना है तो चले जाइए। ये उनकी बात। अब दूसरा पक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के ओबीसी वर्ग को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है। 2011 से जारी किए गए सारे एससी, एसटी, ओबीसी इनके प्रमाण पत्र, इनकी संख्या है करीब 1,70,00,000। ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए ममता सरकार में, ये सब रिवाइज किए जाएंगे। शुभेंदु सरकार ने के मुताबिक ममता बनर्जी के राज के दौरान बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे जो इसके हकदार नहीं थे। अब इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। पहले तो बंगाल एक अजीब प्रदेश था जहां ओबीसी में मुसलमानों की 75 जातियां थी, मतलब सारी जातियां थी। बंगाल का हर मुसलमान ओबीसी माना जाता था क्योंकि सारी जातियां उनकी ओबीसी कोटे में डाल दी गई। अब यह मामला गया हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया इसको। किसी ने चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपने बिना कोई पैनल बनाए, कोई सर्वे किए, बिना कोई स्टडी किए आपने ये काम किया, और उन्होंने इस पर रोक लगा दी। ममता सरकार इसके हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, और अब सरकार बदल गई तो शुभेंदु अधिकारी ने अपना वो केस वापस ले लिया, मतलब बंगाल सरकार का केस वापस ले लिया है। और ये बीजेपी का एक बड़ा पुराना मुद्दा रहा है कि ओबीसी में सारी मुसलमान जातियां कैसे हो सकती हैं। सर वही हो रहा है, उसी का रिवीजन है, वही बड़ा मुद्दा है, और उसी को लेकर ये फैसला किया गया। तो मतलब, और ये ठीक बात है कि उसमें मैक्सिमम जाती है, मुझे पता नहीं 75 है, हाँ, नहीं, मतलब सारी की सारी कर ली, लेकिन 90% से ज्यादा उसमें शामिल किया। और तब से ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बीजेपी ने इसको बड़ा इशू भी बनाया था, हाईकोर्ट ने भी उस पर जो रोक लगाई थी, चर्चा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पॉलिटिकल इशू भी है और लीगल इशू भी है कि इस तरह से क्या किया जा सकता है। भी है सर, आपको स्टडी करके किसी आधार पे तो दोगे, तो उस पर सरकार ने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो पूरे उसको जातियों को रिव्यू करेगी। अब होगा क्या कि वो रिव्यू करेंगे, फिर उसमें से जब विड्रॉ होंगे तो फिर वही अदालती मामले में फंसेंगे। जिनको शामिल कर लिया गया वो भी तो वापस कोर्ट में जाएंगे। तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक बड़ा फैसला जो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने किया है, और इसके एक बड़े पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, नहीं, लेकिन इसमें आगे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये आधा अधूरा कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों को पिछड़े में शामिल कर दिया जाए तो वो इसमें क्या नहीं आएगा क्या। शुभेंदु बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जो एजेंडा था बीजेपी का, जो वो कह रहे थे वही कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो आप अगर ये कहते हैं कि संविधान में धर्म, रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की भी अलग अलग सरकारों में मुसलमानों के किसी भी तबके को पिछड़ों में शामिल किया जाता है? तो मान लिया गया है ना कि हाँ मुसलमानों में किसी होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़े माना इसको ना। समझिए, आप जब तक ग्रे लाइन रखेंगे तब तक कोई भी सर, तो ममता जी उसी का तो उपयोग कर रही थी। फिर तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो ममता, हाँ, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ममता जी इसी का तो उपयोग कर रही है, तो बैकडोर एंट्री है ना, किसी भी बैकडोर एंट्री को बंद कराना। बैकडोर एंट्री है, जैसा आपने कहा, मैं कह रहा हूं तो सब स्टेट में बंद कराइए ना। ये कैसे होगा कि अभी आपकी सरकार बनी है तो यहां आपको एजेंडा लग रहा है तो इसलिए आप कह दे रहे हैं, बाकी सरकारों में चलने दो भाई, कुछ जातियों को हर जगह है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र का मैं नहीं जानता, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये नियम बनाइए
या तो मुसलमानों के आरक्षण के आप खिलाफ हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि हम रिलीजन के मजहब के आधार पर नहीं एक लाइन करेंगे। की बात, जाति केवल हिंदुओं में हो सकती है एग्जैक्टली। और किसी धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट तो फिर जातीय आरक्षण कैसे देंगे आप? तो फिर आप जाति तो ये का तो आरक्षण बेईमानी कैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये। देखिए, मैं बात बिल्कुल सही है भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण की जब बात चली थी तो उन्होंने कहा कि कास्ट और क्लास में कोई भारत के अंदर में अंतर नहीं है, तो जो कास्ट है वही क्लास में है। तो ओबीसी कैटेगरी को, मैं ओबीसी कैटेगरी में जो भी आता है जातियों को उन्होंने आरक्षण को अप्रूव कर दिया। तर्क यही दिया रहा था कि क्लास जो है वो इकोनॉमिक, दोबारा बताइए सर, दोबारा बताइए, समझना जरूरी है। देखिए मुसलमानों को ओबीसी में कैसे शामिल माना गया? मैं बताता हूं आपको। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ओबीसी क्लास है, ओबीसी कास्ट नहीं है। ओके, ठीक है। ओके। इसी, लेकिन मंडल कमीशन में जाति के आधार पर आरक्षण को ये एड्रेस कर दिया, मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया। जब सुप्रीम ओबीसी के डेफिनेशन क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास? अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड सुन लीजिए इसको पूरी गंभीरता सुनिए। बताएं, ये अच्छा है, अदर समझ में आने चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अदर बैकवर्ड क्लास की बात करता है। और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पूरे कास्ट आए थे और जिन्होंने कास्ट को ही क्लास के रूप में, क्लास की पहचान कास्ट बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास और कास्ट दोनों मर्ज करते हैं। वो कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दीजिए ना, मंडल कमीशन ने जो कहा है, बाद में आप कर लीजिएगा। अब नतीजा हुआ कि जितने कास्ट हैं अब सब अपने आप को कहने लगे कि भाई हमको तो ओबीसी में रखो, और मराठा पिछड़ा जनरल बताते हैं, कैटेगरी जाट कहता है पिछड़ा ओबीसी में रखने लगो। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों को आरक्षण, जातीय व्यवस्था तो इसमें होती है, क्लास के डेफिनेशन के अनुसार यदि हम जाते हैं तो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि क्लास तो इकोनॉमिक कैटेगरी है ना। लेकिन दिया है आपने आरक्षण जाति के आधार पर दिया है। दूसरी बात बहुत घालमेल है इसमें सर। नहीं, घालमेल नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या सातिराना काम किया कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे उसके 90% मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में बट ये नहीं, ये ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। और कास्ट वाला जो ग्रे एरिया है ना, नहीं है ना ग्रे एरिया। क्यों? मैं तो इसी पे आ रहा हूं। अब क्लास और कास्ट में कोई ग्रे एरिया नहीं है। कास्ट ही तो कहती है कि हमको फलाना से ओबीसी बना दो, वो कास्ट बनाती है ना। और कास्ट की जब लिस्ट, मैं एक लाइन में फिर पूछ लेता हूं सवाल आप। एक चीज और, मुसलमान कहीं भी देश में वो किस आधार पर बैकवर्ड पाया जाता है? किसी आधार पर नहीं हो सकता है। उसके लिए बाकायदा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, उसकी स्कीम। इसको आप समझिए, ये घालमेल किया गया, ये पॉलिटिकल घालमेल है कि आप मुसलमानों को इसमें आरक्षण दे रहे हैं, हिंदू जो जातियां उनका अधिकार छीन रहे हैं। ये दोनों आप बोल लीजिए, एक लाइन फिर आगे बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक से बात की है, लेकिन उसमें जब ये कहते हैं हम कि मंडल कमीशन ने जातियों को उसमें शामिल कर लिया, तो जातियों को शामिल उसने इस आधार पर किया कि वो बैकवर्ड क्लास है, वो सारी जातियों को उसने कास्ट में शामिल कर लिया। भाई जितनी कास्ट हैं जिनको वो समझते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास में है, उन सबको शामिल कर लिया। और इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी, नहीं, देखिए, जब आप पूरे कास्ट को आप क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं तो बस एक लाइन, सारा कुर्मी बैकवर्ड है क्या? सारा यादव बैकवर्ड है क्या? आप जरा 2011 का सेंसस देखिए, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किनके पास है? क्लास में कन्वर्ट किया और कास्ट बदलते हैं आप कहते हैं कि कल तक ओबीसी नहीं था, आज ओबीसी हो गया। ये है, लेकिन बड़ा इशू ये हो सकता है कि बंगाल के इस फैसले के आधार पर इस पर कोई बड़ा आगे कोई कदम उठाया। शुद्ध राजनीतिक फैसला। अब एक फैसला चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने किया है समीर जी, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भी बड़ा शॉकिंग है और हैरान करने वाला है। जिस देश में आबादी का दबाव इतना है कि आप दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए और आपका पर कैपिटा अभी कहां है? वजह यही है ना, देश के पास पैसा तो बहुत है, इकोनॉमी सुपर है, लेकिन आबादी इतनी है तो हर आदमी पर खर्च करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, वरना आप बहुत अमीर देश हो। अब आंध्र प्रदेश में बच्चे पैदा करने पर कैश ऑफर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या बढ़ाने के फेवर में है। आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर अब वहां की सरकार पैसा देगी। राज्य में जो भी परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो और ज्यादा 40,000 रुपया लीजिए। मार्च 2025 में चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा था कि सरकार दूसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों को 25,000 रुपए देने के बारे में सोच रही है। मतलब पहले
मतलब पहले सिर्फ दूसरे बच्चे पर यह कैश इंसेंटिव था, अब राज्य सरकार ने फैसला बदला है और अब यह सुविधा जो है तीसरे और चौथे बच्चे पर भी दी जाएगी। अब मैं देख रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है वहां पर। आंध्र प्रदेश सरकार आखिर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन क्यों दे रही है, क्यों कैश स्कीम का ऐलान हुआ है, इसको समझिए आप। सरकार के फैसले के पीछे सबसे मुख्य वजह राज्य का गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR प्रजनन दर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का TFR इस वक्त है 1.5, देश का TFR है 1.9 और किसी भी समाज की आबादी को स्थिर रखने के लिए TFR का 2.1 होना जरूरी माना जाता है, एक मानक माना जाता है कि 2.1 है, मतलब आप बैलेंस्ड रहोगे, ना आपकी आबादी बहुत बढ़ेगी ना आपकी आबादी घटेगी। लेकिन आबादी से ही नहीं, इसका जनरेशन से भी फर्क है कि यंगर जनरेशन जो है एक बनी रहेगी आपका, उसका आबादी से संबंध नहीं है। अब लेकिन आंध्र प्रदेश वाले जो है वो कह रहे हैं साहब 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो। इसके पीछे एक और बात की जा रही है कि ये जो परिसीमन जब भी होगा देश में, उसमें साउथ की उसका पैमाना तो आबादी है, तो लोकसभा की सीटें जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी अगर आपकी आबादी ज्यादा होगी तो। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि परिसीमन का भी विचार होगा, लेकिन परिसीमन तो अभी होने वाला है ना, बच्चे पैदा थोड़ी करने सारे अभी थोड़ी होंगे बच्चे भी थोड़ी तो पैदा उसका हो तो कोई नहीं है। मुझे लगता है ये फर्टिलिटी रेट को लेकर चंद्रबाबू नायडू का फैसला रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला इसे मैं नहीं मानता। जिस तरीके से देश के अंदर पॉपुलेशन है, जिस तरीके से ना 30,000 क्या उदाहरण पेश कर रहे हो, फिर हर राज्य करेगा ये। तीसरा बच्चा पैदा करके आप 30,000 रुपए देखो, 30,000 बच्चा क्या पल लेगा पूरी जिंदगी में? पेरेंट्स को कितना खर्चा अपने बच्चे के एजुकेशन पे करना पड़ता है। इससे अच्छा भाई चंद्रबाबू नायडू ये कहते थे कि भाई तीसरा बच्चा आप गोद लेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने एक बात दूसरा उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये हो रही है आंध्र प्रदेश में, मैं नहीं जानता कि कितनी विकट है। हाँ ये ठीक है 1.5 TFR जो है कम है, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आप चीन की तरह आपकी आबादी सारी बूढ़ी होती जा रही है, यूरोप के देशों की जगह वैसा भी नहीं है, आप लोग प्रवासियों पर जीवन उनका निर्भर हो गया है। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जिन परिवारों में लड़का हो जाता है पहला बच्चा, तो फिर वो दूसरा बच्चा करते ही नहीं है। दूसरा बच्चा वो तभी करते हैं अगर पहला बच्चा लड़की हो जाए, तो ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू का कहना ठीक होगा, लेकिन लगता है TFR को लेकर उनका जिक्र है कि भाई 1.5 है और इंडिया की 1.9 है, उसकी उनको चिंता हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई दूसरा विचार करते ये कह देना कि तीसरे बच्चे पे हम 30,000 देंगे, चौथे बच्चे पे, मतलब आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ाइए। पॉपुलेशन कौन बढ़ाता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी वहां की जो गरीब है वो उसका फायदा उठाएगी। वो तो वैसे ही पैदा 4-5 करते हैं, तो सबका ही पड़ेगा, वो करते हैं सबका। हिंदू लोग फिर भी नहीं करेंगे इस बात को लेकर। मैं इससे बहुत सहमत नहीं। मुझे लगता है कि अच्छे, अब आपने इसमें अलग एंगल दे दिया, मतलब वो ये भी मुस्लिम तुष्टिकरण है। नहीं, मुस्लिम आबादी तो वैसे भी बच्चे ज्यादा पैदा करती है। वो तो कहेंगे भाई तीसरे बच्चे पे 30,000 मिल रहा है, चौथे पे 40,000 सबके लिए है। वो कहेंगे साहब 50,000 दो, छठे पे 60,000 दो, सातवें पे 70,000 रुपए दो, बताइए 7 बच्चे पैदा करेंगे। आप लोग जल्दी अपनी राय दीजिए, फिर एक कमेंट। ये देखना होगा एक पैटर्न कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन में फर्टिलिटी रेट और रूरल फर्टिलिटी रेट दोनों वहां पर गिरा है, और इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहां का। क्या ये तरीका है लेकिन फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने का? अब वो असेसमेंट उनका रहा होगा कि आंध्र की जो ओवरऑल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें यदि लगता है कि जिसका जिक्र उन्होंने भी किया, आप इसको सही मानते हैं या नहीं? मुझे लगता है कि उन्होंने सोच विचार कर किया होगा, ठीक आपको सही लग रहा है, बताइए आपको। सरकार को कतई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और मैं तो कहता हूं आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा बता दूं, वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे शानदार है वहां, 15 से 59 वाले अभी 70% लोग हैं। 15 to 59 यही वर्ग जो लोग काम कर सकते हैं वो 70% की आबादी है, वो 70% है। गलत जहां फैसला तक TFR की बात है, तो TFR जब तक खुद लोग नहीं तय करेंगे, आप पैसा देकर नहीं कर सकते, और जो बदहाल होगा और बदहाल होगा। सर आपके आप इसके खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ और साथ में नहीं हूं, मैं दो बातें कर रहा हूं। अभी RSS प्रमुख ने कहा कि TFR बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करेंगे। कहा हिंदू क्या समाज ये 3 बच्चे पैदा चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं? पहली बात, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। या जो अमित शाह जी ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं किया जाएगा। क्या इस बात पे भरोसा चंद्रबाबू नायडू को नहीं है, जो एनडीए सरकार के पार्टनर है? ये दो गंभीर सवाल है। इसका डिलिमिटेशन से क्या लेना? नहीं, डिलिमिटेशन से है ना, आज नहीं ना, आगे भी तो 20 कोई आज ही खत्म हो जाएगा देश ये। और फिर TFR को यदि देख रहे तो TFR 1.5 है, तो वो गंभीर चिंता की बात है। एक बड़ी बहस का विषय है ये। 10 साल तक तो नहीं होने जा रहा है, और 10 साल में वो नागरिक भी नहीं बनने जा रहे हैं।